डिस्कस करेंगे CIB पार्ट चैप्टर 3 पेपर 1 का। डिस्क्लेमर देख लेते हैं दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। चैप्टर 3 का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन स्क्यूनेस क्यूटोसिस। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कंडेंस डेटा इन अ सिंगल वैल्यू। मतलब जो पूरा ओवरऑल जो डेटा प्रोवाइड किया गया होगा जिसमें कई वैल्यूज़ होंगी, हज़ारों लाखों वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, उनको छोटा करके उनको कंडेंस करके एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना। क्यों? जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें एक डेटा का दूसरे डेटा का। सपोज दो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनका पासिंग मार्क्स को कंपेयर करना है, तो हमें एक सिंगल एवरेज वैल्यू चाहिए होगा ना कि कॉलेज ए में कितना परसेंट बच्चे पास हुए या कॉलेज बी में कितने परसेंट, तभी तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे, वरना कैसे कंपेयर करेंगे? तो ये एग्जांपल है। द टेंडेंसी ऑफ डेटा टू क्लस्टर अराउंड अ सेंट्रल और मिड वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। देखिए कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस इसका हिंदी मतलब ये समझ लीजिए कि ओवरऑल डेटा की हमेशा एक ऐसी टेंडेंसी होती है, कैसी नीयत होती है कि वो एक मिड वैल्यू में आना चाहता है, तो वही उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, उस आदत को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। देखिए बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जो एवरेज होते हैं वो क्या होते हैं? मीन, मीडियन, मोड। तो मीन क्या है? मीन को एवरेज भी कहा जाता है। इसमें मीन को भी उन्होंने 3 प्रकार का बताया है, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। AP GP HP आपने पढ़ा होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? टेकिंग द सम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स देन डिवाइडिंग दैट सम बाय दैट काउंट ऑफ द नंबर यूज इन द सीरीज। बहुत मत समझिए, समझ लीजिए। सपोज अर्थमेटिक मीन मतलब क्या है? लाइन से 1 2 3 4 5 1 से लेकर 10 तक लिखा है, तो आप 1 + 2 + 3 + 4 10 तक ऐड करिए, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। अब टोटल जितना सैंपल है उसको डिवीजन में नीचे ले आएंगे, और जो ऊपर का जो पूरा सीरीज़ है, जो डेटा है पूरा, उसको ऐड कर देंगे। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ये फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा होगा कि एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इक्वल्स टू n 1 to n x 1 डिवाइड xi डिवाइड बाई n। तो इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए कि x1 x2 xn तक दिया हुआ है, मतलब 1 2 3 4 या 5 8 12 कुछ भी डेटा दिया हुआ है, उन सबको जोड़ना है और डिवाइड करना कर देना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से या सैम्पल से। अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अभी बात करी उन्होंने कि ग्रुप डेटा है अगर है तो उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें ग्रुप डेटा से मतलब इनका सिर्फ इतना है कि फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी हुई थी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? मतलब आवृत्ति, कि कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन्होंने बता दिया। ये टेबल देखिए, एक्स को रिपीट किया है। एक्स का मतलब क्या वैल्यू का? 1 2 3 अलग अलग वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब 1 आया है 5 बार, 2 आया है 6 बार, 3 आया है 5 टाइम्स, 4 आया है 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका आप क्या निकालेंगे? इसको आपको देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके क्या होंगे? टोटल होंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी है। मतलब 1 अगर 5 बार आया है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 1 1 करके 5 बार लिखा। फिर आपने लिखा 2 को लिखा 6 बार, तो 2 2 2 करके 6 बार लिखा। फिर 3 को लिखा 5 बार, फिर 4 को लिखा 10 बार, और इन सबको ऐड कर दिया। तो ये सब ऐड होकर कितना बनेगा? 173 इस एग्जाम्पल में। इन्होंने फॉर्मूले के हिसाब से कहा है सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है? 5 × 1 + 6 × 2 + 5 × 3 + 10 × 4, इन सबको ऐड करते चले जाएंगे। डिवाइड बाय एन, एन मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल हो जाएगी। तो 5 + 6 + 5 + 10 जो नीचे दिया है एफ में, उन सबको जोड़ देंगे तो 43 बन जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4.02। ये हो गया इसका ग्रुप डेटा की बात। और ग्रुप डेटा ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए फिर एक और एग्जाम्पल वैसे ही दिया है इन्होंने, अगर आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा इस एग्जाम्पल में देखिए, दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है क्लास इंटरवल वाला, इस एग्जाम्पल में घबराइएगा मत। इसमें आपको क्या करना है? मीन वैल्यू निकालनी होती है। ऐसे अगर 20 से 30 दिया है तो आप उसमें ले लेंगे 25, 30 से 40 है तो आप लेंगे 35, 40 से 50 है तो फिर लेंगे 45। तो 25 × 5, 35 × 12, 45 × 10, इस तरह से करके आप ऐड कर देंगे। और फ्रीक्वेंसी तो नीचे वैसी ही रहेगी, 5 + 12 + 10, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्लास इंटरवल का भी एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं कंबाइंड अर्थ मीन पे। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है? कि जब दो अलग अलग सीरीज़ हैं और दोनों का हमें निकालना है, तो फिर हम देखिए क्या करेंगे। तो हमें पहले हमने एक का निकाल लिया मीन, फिर दूसरे का निकाल लिया, फिर उसको डेटा से डिवाइड, फिर उसको टोटल ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया और डिवीजन किससे किया? टोटल ऑब्जर्वेशन से। कॉमन सेंस है ये तो। भाई आपकी अगर पहली सीरीज़ है, मान लीजिए 2 + 4 + 6, ठीक है। तो आपने क्या करेंगे आप? 2 + 4 + 6 कितना हो गया? 12। 12 डिवाइड बाई 3, तो आ गया पहला अर्थमेटिक मीन आया 4, ठीक है। तो आप इसको आप 4 के, और अगर चाहे डेटा आपको पूरा निकालना है तो 4 इंटू टोटल ऑब्जर्वेशन 3 थे, 4 3 12 हो गया, तो ये हो गया आपका टोटल 12। इसी तरह आप दूसरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तब है जब आपको अर्थमेटिक मीन में सीरीज दी हो। मान लो आपको सिर्फ अर्थमेटिक मीन्स दी हो, आपको बोला गया कि 4 ऑब्जर्वेशंस थे, उनका अर्थमेटिक मीन सपोज 5 था, तो आप क्या करेंगे? 4 × 5, तभी n1 और x बार दिया हुआ है ना, x1 बार, ये करेंगे। दूसरी सीरीज भी ऐसी दी है तो उसको भी ऐड, उसको भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन, तो आपका मीन निकल आएगा। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है।
ये सब बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत समय नहीं लगाना, और ये सब पूछा भी जाता है। अच्छी बात ये है। ज्योमेट्रिक मीन, द ज्योमेट्रिक मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मीन विच मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स बाय टेकिंग द रूट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर वैल्यू। ये आप लोग को पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, अंडर रूट ए बी करके हम लोग पढ़ते थे। तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली एक एवरेज वैल्यू है जो सेंट्रल टेंडेंसी का एक टाइप है। क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो भी सीरीज में वैल्यू है उसका प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक मीन एंड कैलकुलेटेड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू। देखिए, क्योंकि अंडर रूट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम निगेटिव वैल्यू में तो अंडर रूट ही निकाल सकते ना। मान लीजिए एक वैल्यू -2 और एक वैल्यू +3 है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, -6। तो -6 तो अंडर रूट किसी का हो ही नहीं सकता, उसको कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ का होता है, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमेशा अर्थमेटिक मीन से कम ही आती है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट है। इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, स्टॉक इंडेक्स में यूज़ होता है, एनुअल रिटर्न पोर्टफोलियो का होता है यूज़, उसके लिए यूज़ होता है कैलकुलेट करने के लिए, जो एवरेज ग्रोथ होती है फाइनेंस में उसको फाइंड आउट करने के लिए होता है, और सेल डिवीजन, बैक्टीरियल ग्रोथ, इन सब के लिए यूज़ होता है। ये सब इसके यूसेज है, कहाँ का एप्लीकेशन है। अब देखिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड और रॉ डेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, 10, 24, 15, 32, ये चार दिए थे, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इन्होंने क्या किया, अंडर रूट लिया और x1 x2 x2 मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए 10 × 24 × 15 × 30, टोटल डेटा कितना था, 4। अगर 2 डेटा होता तो सिंगल बस रेज़ टू द पावर 1/2 होता, 4 है तो 1/4 हो गया। अब यही 5 संख्याएं होती या 10 संख्याएं होती तो रेज़ टू द पावर 1/10 हो जाता। देखिए आंसर आ गया 18.423। अब बात करते हैं ग्रुप डेटा कैसे करेंगे। ग्रुप डेटा में सेम वही फ्रीक्वेंसीज लगा देंगे। भाई 1 जो है वो 5 बार आया है तो 1 की पावर 5 कर दी, 2 जो है वो 6 टाइम्स आया तो 2 की पावर 6 कर दी, 3 जो है वो 5 टाइम्स आया तो 3 की पावर 5। अब चाहे आप इसको 5 टाइम्स कर मतलब चाहे पावर में कर दीजिए, चाहे आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए कि 2 × 2 × 2 6 टाइम्स, या 3 × 3 × 3 5 टाइम्स, या 4 × 4 × करके 10 टाइम्स, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और ऊपर सबकी पावर, ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी ऐड करके टोटल ऑब्जर्वेशन निकाला है ना, 5 + 6 + 5 + 10, तो उसको 1 बाय पावर में कर दिया, मतलब अंडर रूट में कर दिया। ज्योमेट्रिक मीन के नुकसान क्या क्या हैं। इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन एनी आइटम और वैल्यू इज 0 और नेगेटिव। ये बताया है कि यदि, अभी हमें शुरू में पढ़ा भी था कि सबको पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब यदि मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए इसमें ऊपर आपने वैल्यू जो पढ़ रहा था, मान लीजिए कोई एक बार भी अगर 0 आ जाए सीरीज में, तब तो पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा ना, तो वैल्यू निकलेगी नहीं। तो इसलिए 0 या निगेटिव अगर कोई भी एक वैल्यू है तो आप कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन नहीं कर सकते, यही इसकी डीमेरिट या कमी है। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हार्मोनिक मीन क्या है, ये कुल मिलाकर अर्थमेटिक मीन का जो रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन का वो दर्शाता है। जनरली हार्मोनिक मीन इज यूज टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ रेशियोज और रेट्स। तो जो रेशियो या रेट्स का जो मध्यमा होता है उसको निकालने के लिए हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या इसके यूसेज है, फाइनेंस, इट यूज इन फाइनेंस टू फाइंड एवरेज ऑफ डिफरेंट रेट्स। अलग अलग जो भी इंटरेस्ट रेट्स या रेट्स हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। यूज टू कैलकुलेट क्वांटिटीज सच एज स्पीड आदि को कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज बिकॉज स्पीड एक्सप्रेस एज रेशियो ऑफ 2 मेजरिंग यूनिट सच एज km/h। ठीक है, तो जहाँ भी रेशियो और रेट की बात आएगी वहाँ पर हार्मोनिक मीन का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। स्पीड आप सबको पता है 4 बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, तो km/h जैसे है तो ये रेशियो है, तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए स्पीड में का यूज़ हो सकता है। अब इसमें देखिए फॉर्मूला दिया हुआ कैसे यूज़ करना है। उसमें हमने देखिए पढ़ा था ओवरऑल करके अर्थमेटिक मीन में सबको ऐड करके ऐसे डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए उल्टा हो रहा है, n/, सबको सम कर दिया है और उसको भी 1/, कर दिया है। ठीक है, देखिए आप एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, 10, 24, 15, 32 एक सीरीज़ है, सबको देखिए डिवाइड किया 1/10 + 1/24 + 1/15, सबको पहले नीचे ऐड किया और ऊपर रखा हमने किसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 4 है। देखिए 4 / 0.2396, 16.69 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से ग्रुप डेटा में क्या करेंगे, ग्रुप डेटा में उसकी फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को ऊपर रख लेंगे। देखिए 1 आया था 5 टाइम तो 5/1, 6 आया था 2 आया था 6 टाइम तो 6/2। देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर रखता है। ऊपर पहले एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी 1/1 तो सब में 1/1, 1/2, 1/3 करके था, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो फ्रीक्वेंसी आ गई ऊपर। ओवरऑल ऊपर सम कर दिया, सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दिया, आ गई वैल्यू। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे या एक बार ढंग से देख लेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। ये देखिए रिलेशन दिया है तीनों में, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्लस कभी कभी ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, AM × HM = GM²। मतलब कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू। ठीक है,
अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, हार्मोनिक मीन उससे कम होगा, ज्योमेट्रिक मीन सबसे कम होगा। ये 2 रूल्स याद कर लीजिए, ये बहुत काम आते हैं एग्जाम में। अब आते हैं मीडियन एंड क्वार्टिल्स पर। क्वार्टाइल्स और मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम मीन हम पढ़ चुके, मीन क्या हो गया? एवरेज हो गया। मीडियन क्या हो गया? मिडिल वैल्यू होगी। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कुल मिला के समझ लीजिए, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 सीरीज में दिए वैल्यूज लाइन से, तो इसमें मीडियन क्या हो जाएगा? इसमें मीडियन 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या है? क्यों? क्योंकि 3 के इधर भी उतनी वैल्यूज है, 3 के उधर भी वैल्यूज है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जहाँ जिसके दोनों तरफ बराबर वैल्यू होंगी उसको हम मीडियन मान लेंगे, ठीक है। हालांकि ऑड और इवन में अलग अलग केसेस होते हैं, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मीडियन जो होता है वो पूरे डेटा को 2 बराबर हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, यही इसका काम है। मीडियन इज अ पॉजिटिव एवरेज वेयर एज द अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड एवरेज। जो मीडियन है वो पोजीशन एवरेज है, मतलब कि सीरीज में उस डेटा की जगह, क्योंकि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं और फिर आप बीच वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं मीडियन। लेकिन जो मीन है वो क्या होता है? वो एवरेज वैल्यू होती है, उसमें हम सबका सम किया फिर डिवाइड किया। तो मीन और मीडियन में यही मेन फ़र्क है। क्वार्टाइल्स क्या होता है? क्वार्टाइल्स रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो आपका पूरा डेटा है उसको समझ लीजिए आपने 4 हिस्सों में बांट दिया, तो आप एक हिस्से को क्या बोलते हैं? 25% हो गया, मतलब कि क्वार्टर बोलते हैं ना, क्वार्टर, हाफ, 3/4 ऐसे बोलते हैं। तो क्वार्टर मतलब क्वार्टर से ही क्वार्टाइल्स बना हुआ है, ठीक है। जब डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 करके। ये देखिए नीचे क्वार्टाइल्स क्या दिया हुआ है, इस तरह से, मतलब इनका 25% डिवाइड कर दिया। तो जो बीच की, जो पोजीशन वैल्यू बीच की हुई, समझिए, ये देखिए जो बीच की वैल्यू हुई उसको क्या बोला? मीडियन। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। और फर्स्ट क्वार्टाइल क्या हुआ? जो कि Q1 25% पर हो गया। और थर्ड क्वार्टाइल क्या हुआ? जो 75%, यानी 25 25 25 यहाँ पे खत्म, उसको हुआ थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया पूरे डेटा का। अब बात करते हैं अनग्रुप्ड या रॉ डेटा के मीडियन का क्या होता है। तो उसको 2 हिस्सों में देखिए बांटा है, मैंने बात की थी अभी आपसे। मीडियन ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में देखिए आप ये समझिए कि अगर 5 डेटा दिया हुआ है ऑड नंबर में 1 2 3 4 5, तो 1 से लेके मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 5, ठीक है। तो 5 + 1/2 यानी 6/2। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगा वो उसका मीडियन माना जाएगा, जो मैंने आपसे ऊपर कहा था 3 एग्जाम्पल दिया था आपको एक। इसी तरह इवन नंबर होंगे तो क्या करेंगे आप? सीधे उसको डिवाइड कर देंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 का ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए इवन में मान लीजिए 6 टोटल डेटा दिया हो तो 6/2 3 हो गया, और 6 + 1/2 मतलब 3.5 हो गया। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, समझ गए? तो वो जो पोजीशन आएगी उस पोजीशन पर वो डेटा आपका सही होगा, ठीक है। ये देखिए देखिए एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। पहले देखिए ये डेटा दिया हुआ, टोटल यहाँ पे 10 वैल्यूज़ हैं। तो 10 में हिसाब से 5वां नंबर हो गया और 6ठा नंबर हो गया, ठीक है। n = 10 था, तो n+1/2 हो गया 5 और n+1/2 हो गया 6, ठीक है। तो मीडियन क्या हो गया? 5th और 6th ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमारा मीडियन निकल आया है। देखिए इसमें 5वें नंबर की वैल्यू क्या कहती है? 15, और 6ठे नंबर की वैल्यू है 17, ठीक है। दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो जो 16 नंबर आया, भले ही 16 आपको देखिए सीरीज़ में कहीं नहीं दिख रहा है, देखिए आपको पूरी सीरीज़ में कहीं भी 16 नहीं दिख रहा है, लेकिन वैल्यू उसकी 16 ही हो गई, ठीक है। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा की बात करते हैं। एक फार्मूला दिया हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं, नोट। देखिए फार्मूलाज के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसको अलग नोट करते चलिए, ये आपको एग्जाम में लास्ट डे में बहुत काम आएंगे। इसलिए मीडियन इज इक्वल्स टू L1 L2 - L1 n/2 - CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय F। ये देखिए L1 L2 क्या है, शायद दिए हुए हैं। L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L2 मतलब अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, N इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। देखिए इसको देख के बहुत मत घबराइए, ये बहुत सिंपल है, एज लॉन्ग एज आप एक इसकी टेबल बना लेते हैं। तो देखिए आगे टेबल बनाएंगे, देखिए डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। देखिए इन्होंने दिया हुआ क्लास इंटरवल, ठीक है। मैंने बताया था आपको 20 से 30, 30 से 40, तो आप क्या करेंगे इसमें बीच का हिस्सा ले लेते हैं ना, 35 45 55 इस तरह से ले लेते हैं। और ये फिर उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, इसको आप पॉज करके समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, L2 - L1 कर दिया उन्होंने। 3n/4 मतलब क्वार्टाइल्स में चौथा वाला क्वार्टर, तीसरा वाला क्वार्टर ले लिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 126 आपको टोटल ओवरऑल कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं मोड की। मोड देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे आप पढ़ेंगे तो भाई लगेगा।
ये समझिए मोड का मतलब ये होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ जाए पूरी सीरीज़ में, ठीक है। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच अकर्स मोर नंबर्स ऑफ टाइम्स देन एनी अदर नंबर इन द सेट, इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। कुल मिला देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल उसमें नीचे दिया गया है 23, 25, 20, 23, 26, 21 कई बार दिया गया है। इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 23 आया है। तो 23 जब बार बार आ रहा है तो इसका मतलब मोड क्या हो गया उसका, 23 हो गया। तो कुल मिला के मोड का मतलब क्या है कि कितनी बार कोई चीज़ आ रही है, जो सबसे ज़्यादा बार आ जाएगी उस सेट ऑफ नंबर्स में उसको मोड कह दिया जाएगा। देखिए अब आप तीनों समझ गए होंगे, मीन मीडियन मोड, मीन क्या हो गया था, एवरेज हो गया था, ठीक है। मोड मीडियन क्या था, पोजीशन वैल्यू, ये ध्यान रखिए, पोजीशन वैल्यू द सेट ऑफ नंबर्स में। और मोड क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार अकर हो रहा है वो नंबर, वो हो जाएगा मोड। In case there are 3 or more modes and the distribution of or data set is said to be multimodal। मल्टीमॉडल का क्या मतलब होता है, जब 3 से ज़्यादा मोड हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मल्टीमॉडल। 3 या 3 से ज़्यादा मोड हो जाएंगे तो मल्टी, भाई कोई 23 आया इसमें 3 बार, ठीक है, होता है ऐसे ही। और कोई नंबर भी ज़्यादा बार आया हो, जैसे देखिए 27 हमको 2 बार दिख रहा है इसमें, ठीक है, ऐसी 27 बल्कि 2 क्या 2 27 2 बार दिख रहा है। तो देखिए इसमें मतलब ये इसमें 2 बार आ गया। ऐसी अगर 3 या 3 से ज़्यादा बार हो जाएगा तो उसको मल्टी मॉडल कहा जाएगा, ठीक है। अब मोड ऑफ ग्रुप डेटा इन्होंने बता दिया है, क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस L1, F1 माइनस F0 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास L1 L2 मतलब क्या वो दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इसको फीड नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज अननेसेसरली आप इसको लेकर ट्रबल में रहेंगे। आपको जो देखिए ये समझ लीजिए कि JIB CIB के लिए आपको टॉप नहीं करना, ये IIT का पेपर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बात, ये IIT का पेपर नहीं है। ये आपको सिर्फ इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बिल्कुल जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसी के पीछे पड़ गए, जो समझ में आ रही है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उसमें ज़्यादा मेहनत करिए। क्योंकि मुझे पता है बहुत ऐसा ये मुश्किल नहीं है, जो मैं मीन मीडियम मोड पढ़ रही हूँ मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करना अक्लमंदी नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, हमने देखिए अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन रिलेशन पढ़ सका था। अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर पढ़ा था। अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, हार्मोनिक उससे कम होता है, ज्योमेट्रिक सबसे कम होता है, ये हमने पढ़ा था, ये रिलेशनशिप था। इसी तरह मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशनशिप होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये याद कर लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, पहले तो ये समझिए डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन क्या होता है, कोई भी चीज़, हिंदी में समझिए, कोई भी चीज़ कितनी फैली हुई है, ठीक है, कोई डेटा है वो कितनी दूर दूर रखा है एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स है या फैला हुआ है, या कितना वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो कंडेंस बोल देंगे उसको। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ डेटा विच एस्टैब्लिश द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और द स्प्रेड, स्प्रेड बोला फैलाव, आउट ऑफ ए स्कैटर ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स एंड देयर डेविएशन फ्रॉम और द डिफरेंस विद द एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसीज। तो मेजर ऑफ जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा था कि कितना सेंट्रल के करीब होने की नीयत है पूरे डेटा की। डिस्पर्जन में क्या है कि वो डेटा कितना स्कैटर्ड है, कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड है, ठीक है, वो उसका डिस्पर्जन बताता है। 4 एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में 4 उन्होंने बताएं, क्या क्या बताएं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 मेजर ऑफ डिस्पर्सेंस होते हैं और 4 रिलेटिव होते हैं, क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, समझ गए। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कोई पूछेगा तो 4 आप बताएंगे, और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन तो भी 4 बताएंगे। रिलेटिव में सब में कोफिशिएंट लग जाता है, एब्सोल्यूट सब ऐसे ही हैं, बस फर्क सिर्फ लास्ट में है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इन दोनों की बात करते हैं। रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम मिनिमम, भाई देखिए हिंदी में भी समझ लीजिए उसको, रेंज क्या है, टोटल दूरी एक तरह से होता है ना, तो जो सबसे बड़ी लिमिट है वो माइनस सबसे छोटी जो चीज़ जो वैल्यू है वो, दोनों का जो डिफरेंस है वो रेंज हो गया ओवरऑल। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, मैक्स माइनस मिनिमम बटा अपॉन मैक्स प्लस मिनिमम। कोफिशिएंट मतलब उसके लिए एक वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा उसका, आप देखिए नीचे एग्जाम्पल समझिए इसको। ये टोटल डेटा दिया था 18, 15, 20, 17, 22, 16, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 22, 22 में से 15 हटाया बचा 7, ठीक है, तो ये हो गया रेंज इसका। कोफिशिएंट ऑफ क्या रेंज हो जाएगा, 22 माइनस 15 अपॉन 22 प्लस 15, तो 7/37, तो 0.19, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। अब डीमेरिट्स ऑफ रेंज देखो, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। एक तो पहले देखिए ये कमी बताइए, रेंज की कमी क्या होती है। कभी आपसे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ अ रेंज, तो क्या है भाई, देखिए ये सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है, बीच के डेटा की बात ही नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो इसका वैल्यू है वो सारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी में भी कमी हो जाएगी ना।
भाई ऐसे समझिए आप, सपोज़ आपको ये राय बनानी है कि कोई डिस्ट्रिक्ट XYZ है, ठीक है। आपको ये कहना है कि XYZ के लोग कैसे हैं। तो आपने क्या किया कि आप वहाँ पर जा कर के कुछ लोगों से बात करोगे, डिसाइड करोगे कि वहाँ के लोग हम्बल हैं या एरोगेंट हैं, या कोई भी जो भी आपका निर्णय होगा, तो वो तय करने के लिए आपने, सपोज़ आप XYZ डिस्ट्रिक्ट में गए और वहाँ आपने 500 लोगों से बात करी, ठीक। अब मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो सपोज़ 500 800 है, 1000 है, जो भी है, तो आपने 500 से बात की तो आपको कुछ सही डेटा मिला। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ 1000 लोग रहते हैं और आपने सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम, सबसे अमीर आदमी, सबसे गरीब आदमी, या सिर्फ किसी भी पैरामीटर में सिर्फ 2 लोगों से बात करी, तो आपके 998 जो रिमेनिंग सैंपल था वो तो छूट गया। तो आपको सही डेटा कैसे मिल पाएगा? तो अगर आप आके बाद में ये कहते हैं कि वहाँ के लोग एरोगेंट हैं, तो आपने सिर्फ 2 ही लोगों से तो बात करी। वही हाल यहाँ पर है कि यहाँ पर रेंज में आपका एक पैरामीटर तो मिल गया, लेकिन ये आपके पूरे डेटा की पिक्चर नहीं दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये इसकी बहुत बड़ी कमी है कि ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस नहीं होता, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम ऑब्जर्वेशन ही तय करता है। क्वार्टाइल हम ऊपर पढ़ चुके हैं एक बार। अब देखिए क्वार्टाइल डेविएशन हमने समझ लेते हैं क्या होता है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या मतलब होता है, QD इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 क्या हो गया, थर्ड क्वार्टाइल, Q1 क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट अगर निकालना है तो फिर से वही करेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। उसमें हमने ऊपर किया था मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ठीक है। रेंज निकालने के लिए, कोफिशिएंट रेंज ऑफ निकालने के लिए, तो इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है तो Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। ये मत सोचिएगा ये सब Q3 वगैरह कहाँ से, ये सब आपको दिया होगा एग्जाम में, इतना मुश्किल नहीं है। बात करते हैं मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस। इट इज द डेविएशन फ्रॉम मीन व्हेन कैलकुलेटेड कंसीडरिंग देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड आर एवरेज्ड। तो कुल मिलाकर के ये बताया इन्होंने, एग्जाम्पल भी एक दे दिया है कि मीन डेविएशन एक वो है ओवरऑल सीरीज का कि जो उसका अर्थमेटिक मीन है उसका पूरा का डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो एवरेज वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं उनको एवरेज किया जाता है। एक देखिए नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, आई को 1 से लेकर n तक का मतलब क्या हो गया, टोटल 10 वैल्यू है तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके 10 तक जाएगा। एक्स आई क्या है, जो वैल्यू है वो, मैं एक्स बार क्या है उसका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हम ओवरऑल बात वो पहले निकाल लिया, उसे डिफरेंस दिया और डिवाइड बाय टोटल उसका वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, MD, ये ऊपर हमने निकाला MD मीन डिवाइड बाय मीन, उसका जो पहले से हमने मीन निकाला है वो। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, ये डेटा दिया था 12-20 से लेके 12-20 39 46 करके डेटा दिया। तो इसका एक्स बार यानी कि पहले अर्थमेटिक मीन निकाला है, सबको ऐड कर दिया, 12 प्लस 20 प्लस 39 तो 400 आ गया, 400 डिवाइड बाय 8 कर दिया, आ गया 50। ये आ गया इसका मीन यानी एक्स बार। अब हमने MD निकालना है यानी कि मीन डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या हो, कितना डेविएट कर रहा है, कितना वहाँ से वो अपनी जगह से हिल रहा है। तो वो हम जब मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं, आप मतलब बहुत लॉजिकल इसको समझिए, जब हम मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं तो उसका मीन जो है उससे कितना हिल रहा है ये तो हम चेक कर रहे हैं, या उससे कितना दूर या पास जा रहा है। तो हमने मीन निकाल लिया 50, तो अब सब कुछ 50 के कंपेरिजन में कंपेयर करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, 12 माइनस 50 यानी 38, फिर हमने क्या किया 20 माइनस 50 यानी 30, फिर हमने क्या किया 39 माइनस 50 यानी कि 11। ये देखिए ये एक्स आई माइनस एक्स बार का ही मतलब है, इन सबको जोड़ा डिवाइड बाय 8 है टोटल ऑब्जर्वेशन, आ गया आपका 20.75 MD यानी मीन डेविएशन, मीन आ गया। इसको जब हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। ये नियतांक है एक तरीके से। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत सवाल आता है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं पहला नंबर, तो ठीक है, ये सिंबल है सिग्मा कहलाता है। आ स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स अ हायर डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी इन द ऑब्जर्वेशन एज वेल एंड होमोजेनिटी ऑफ द सीरीज। इन्होंने इसका इम्पैक्ट बताया क्या मतलब है। देखिए अभी हमने ऊपर सबसे पहले शुरू में बात करी चैप्टर में कि मेन जो पर्पस है इस पूरे चैप्टर का, सेंट्रल टेंडेंसी का या डिस्पर्जन का, वो ये है कि एक सिंगल वैल्यू के बेस पर हम पूरे डेटा को कैसे जज करेंगे, ठीक है। तो इसका उन्होंने ये कहा है कि अगर स्मॉल डेविएशन की वैल्यू स्मॉल है यानी कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ओवरऑल डेटा है उसमें कंसिस्टेंसी है और उसमें जो होमोजेनिटी यानी एक रूपता भी है ओवरऑल सीरीज़ में। ये उन्होंने इसका अपना निष्कर्ष दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये आगे उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। एक्स बार क्या है, मीन है, जो हमने ऊपर पढ़ा था अर्थमेटिक मीन वाला पढ़ा था, वो मीन है, उसका स्क्वायर कर दिया और ये सारे ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन। ग्रुप डेटा करना है तो उसी में फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ फ्रीक्वेंसी भी लगा दो भाई। देखिए टोवर लगा दिया, फ्रीक्वेंसी लगा, सिग्मा एफ कर दिया, सब में फ्रीक्वेंसी यूज आएगी कि कोई चीज़ कितनी बार आई है। देखिए सिंपल समझ लिया, अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप डॉ अनग्रुप में कन्फ्यूज़ हैं, आपको दिक्कत हो रही है याद करने में, तो अब सरल तरीका ये क्या है कि सिग्मा एफ की जगह आप हर जगह समझ लीजिए कि उतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं,
भाई कोई संख्या कितनी बार आ रही है, आप उसको स्क्वायर करने या उसको पावर ले जाने की बजाय आप उसको उतनी मल्टीप्लाई कर दो, काम बढ़ जाएगा बस आपको, और कुछ नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला दिया है सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। हम देखिए अभी तक ऊपर तो यही पढ़ते हैं कि लगातार हर बार मीन से डिवाइड कर देते हैं और जो वैल्यू होती है ऊपर मेन डेविएशन या वेरिएशन की वो ले लेते हैं, तो हमेशा कोफिशिएंट निकल आता है। अब बात करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना इस डेटा का 2, 3, 7, 8, 10 का, ठीक है। देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सबको जोड़ दिया, 2 + 3 + 7 ये सब जोड़ करके इसको कर लिया, इसको मतलब इन सबका स्क्वायर कर करके जोड़ते चले गए, ठीक है। 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, और सबको सम कर दिया, ये हो गया सिग्मा। डिवाइड बाय 5 कर दिया टोटल ऑब्जर्वेशन, और माइनस एक्स बार मतलब सबको जोड़ करके डिवाइड बाय 6 किया, 5 किया था, वो मीन था उसका, एक्स बार मीन था 6 आ गया था, तो कुल मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन 3.03 आ गया। If arithmetic mean and standard deviation for data are 50 and 6 respectively, find the coefficient of variation। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है इन्होंने अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देने के बाद में। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा होता, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100%, 6/50 कर दिया, 12% आ गया। अब स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।